नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इश्क है बस तुझसे। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। तरुण कनक को लेने आ चुका था, पर किंग के बॉडीगार्ड उसे पकड़े हुए थे। तरुण गुस्से में बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोलता है, छोड़ो मेरा हाथ, मैं अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं उसे आज यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। बॉडीगार्ड उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो लोग उसे पकड़ कर रखे थे। तभी कनक नीचे आती है। तरुण कनक को देखने लगता है। कनक उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बॉडीगार्ड से गुस्से में बोलती है, छोड़ो मेरे भैया का हाथ। बॉडीगार्ड कनक का ऑर्डर सुनकर तरुण को छोड़ देते हैं। तरुण गुस्से में बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, कनक तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या मुझे किसी लायक नहीं समझती? मैं पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा था ना, फिर तुम्हें यहाँ आकर खुद को उस किंग को बेचने की क्या जरूरत थी? तुमने ऐसा करके हम सबका सर झुका दिया। तुम्हें पता है पापा को होश आ गया है और उन्हें जब से होश आया है तब से वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अभी चलो मेरे साथ। तरुण का ये बोलना था। तब ये गुस्से भरी आवाज़ आती है, कनक अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तरुण आवाज़ सुनकर गुस्से में सामने की तरफ देखता है। किंग उसके सामने से होता हुआ सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वहीं किंग के बगल में अगस्त्य भी आकर बैठ जाता है। रणविजय किंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तरुण किंग पर गुस्से से चिल्लाते बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, मेरी बहन मेरे साथ जाएगी और मैं देखता हूँ कि मुझे इसे यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। तेरे बॉडीगार्ड में दम है तो ये मुझे रोक कर दिखा दे। अगस्त्य तरुण की बात सुनकर हंसते बोलता है, साले साहब, ले देकर इकलौते साले हो तुम हमारे, तो क्यों इतना उछल रहे हो? देखो, हम नहीं चाहते कि हमारा साला भी अपने बाप की तरह हॉस्पिटल के दूसरे बेड पर पड़ा रहे, इसीलिए कनक भाभी जी को यहाँ छोड़ो और शांति से चले जाओ। किंग अगस्त्य की बात सुनकर हंसते कनक की तरफ देखता है और फिर सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। तरुण भी गुस्से में अगस्त्य की तरफ देखता है और फिर वो कनक का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी बॉडीगार्ड उसका रास्ता रोक देते हैं। तरुण बॉडीगार्ड को देखकर कनक का हाथ छोड़ देता है और फिर अगले ही पल वह बॉडीगार्ड को मारने लगता है, पर बॉडीगार्ड पर उसके मार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो लोग तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। तरुण उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर किंग के बॉडीगार्ड ट्रेंड थे, इसलिए तरुण उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था। कनक को यह सब देखकर अब डर लगने लगा था। वहीं किंग भी गुस्से में आने लगा था। वो अपनी जगह पर खड़े होते चिल्लाकर बोलता है, बहुत हुआ कनक, मेरे पास आओ। किंग की आवाज़ सुनकर कनक और तरुण पलटकर उसकी तरफ देखती हैं। किंग फिर से चिल्लाते बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा यहाँ मेरे पास आओ, और अगर 2 मिनट में तुम मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारा भाई यहाँ से अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। कनक किंग की बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, पर तभी तरुण उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। यह देखकर मृत्युंजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपना गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। यह देखकर तो कनक बुरी तरह घबरा जाती है। मृत्युंजय कनक के भाई तरुण की तरफ गन पॉइंट कर देता है। गन को देखकर तरुण भी डर गया था। तभी अवनी की आवाज़ आती है, प्लीज़ गोली मत चलाना। अवनी की आवाज़ सुनकर सभी पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं। दरवाजे पर अवनी और आरोही खड़ी थी। आरोही को देखकर तो अगस्त्य के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जल्दी से उसके पास जाता है और उसके कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। आरोही गुस्से में उसे देखने लगती है। अगस्त्य प्यार से उसके बालों को छूते बोलता है, जान, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। आरोही उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने कमर से हटाती है और उसे धक्का देते बोलती है, अपने एक गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की? अगस्त्य उसकी बात सुनकर नाराजगी से बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बेबी? पहले तो मेरा छूना तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, पर जब से तुम्हें ये पता चला है कि किंग मेरा भाई है तब से तुम मुझसे दूर जाने लगी हो। भूलो मत कि तुम सिर्फ मेरी हो आरोही, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें पाने के लिए। अभी प्यार से पेश आ रहा हूँ तो प्यार से पेश आओ तुम भी मेरे साथ, समझी?
यह बोलकर वो वापस उसने कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। तभी तरुण चिल्लाते बोलता है, छोड़ मेरी बहन को। अगस्त्य उसकी आवाज़ सुनकर अपना एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखते बोलता है, साले साहब, आपके सर पर मौत लटक रही है, फिर भी आपको इतनी सी भी अकल नहीं आई कि अपना मुंह बंद रखे और यहाँ से चुपचाप चले जाएं। कब से बोले जा रहे हो यार, काहे को मरना चाहते हो? तुम्हारा बाप वहाँ अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ है। अच्छा लगेगा क्या अगर उसे पता चलेगा कि उसी अस्पताल के दूसरे बेड पर तुम भी भर्ती हो? यह बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। कनक तरुण से बोलती है, भाई आप जाइए यहाँ से, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तरुण अपनी बहन से गुस्से में बोलता है, तुम चुप रहो कनक, ये लोग मेरी बहनों को परेशान कर रहे हैं और तुम मुझे समझा रही हो। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, तुम अभी चलो मेरे साथ। यह बोलकर वो कनक का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे अवनी के पास ले आता है। अगस्त्य भी तरुण को देखकर आरोही को छोड़ देता है। तरुण गुस्से में उसे एक नज़र देखता है और फिर आरोही और अवनी को भी अपने साथ चलने को बोलता है। कनक किंग की तरफ पलट कर देखती है, जो खामोश सा खड़ा उसे ही देख रहा था। वो फिर तरुण के साथ वहाँ से चली जाती है। उन सब के जाने के बाद अगस्त्य किंग से बोलता है, मृत्युंजय, तूने इतनी आसानी से कनक को जाने कैसे दिया? तू ऐसा कैसे कर सकता है? मृत्युंजय सोफे पर बैठते हुए आराम से बोलता है, शांत हो जा भाई, तूने देखा ना कि अभी वो तीनों लड़कियां कितनी परेशान थी। पहले उसके बाप को घर आ जाने दे, बाद में फिर से उनसे मिल लेंगे। वैसे भी मैं अभी कनक को परेशान नहीं देख सकता, वो अब मेरी ही है, उसने खुद को मुझे दे दिया है, इसलिए मैं जब चाहूँ उसे अपने पास बुला सकता हूँ। तो अभी उसे जाने दे, मिलने दे अपने बाप से, मैं बाद में कनक से मिल लूँगा। अगस्त्य उसकी बात सुनकर साइड सोफे पर बैठते बोलता है, तेरा तो ठीक है, पर आरोही वो मुझे देखना तक नहीं चाहती है। पहले हम दोनों कितने खुश थे, पर जब से उसे पता चला है कि तू मेरा भाई है, तब से मुझसे दूर जाने लगी है और वो मुझसे प्यार भी नहीं करती है। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर बोलता है, यह तेरी और उसकी प्रॉब्लम है, तुझे उसे कैसे पाना है यह तू समझ। वहीं दूसरी तरफ तरुण, अवनी, आरोही और कनक को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। कनक जल्दी से अपने पापा से मिलने के लिए जाती है। कनक के पापा श्याम जी जब उसे देखते हैं तो उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं कविता जी भी चैन की सांस लेती है कनक को देखकर, क्योंकि जब से उन्हें पता चला था कि कनक मृत्युंजय के पास चली गई है, तब से वो बेचैन थी और उसे देखने के लिए तरस रही थी। कनक श्याम जी के पास आकर उनके गले से लग जाती है। श्याम जी प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते बोलते हैं, कहाँ थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था। तेरी माँ तो मुझे कुछ बता ही नहीं रही थी कि तू कहाँ पर गई है। कनक अपने पापा की तरफ देखते बोलती है, सॉरी पापा, वो मैं आश्रम चली गई थी, पर अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस पापा। लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी पापा कि आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? आप तो कितनी अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया आपका? श्याम जी उसकी बात सुनकर बोलते हैं, पता नहीं, मैं तो अच्छे से गाड़ी चला रहा था, जब ऑफिस आया तो मैं गाड़ी साइड में पार करने लगा था, तभी एक कार तेजी से मेरी तरफ आई और मुझे टक्कर मारने चली गई। मुझे लगता है कि वो लोग किंग के आदमी थे, पर पता नहीं उनकी मुझसे क्या दुश्मनी थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कनक और बाकी सब श्याम जी के मुंह से ये सारी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। उनके समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर किंग के आदमी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। क्या सच में किंग ने कनक के पापा का एक्सीडेंट करवाया था या इसके पीछे कोई और था? अगला दिन कनक, अवनी और आरोही घर पर ही थी। कनक ने अस्पताल के लिए नाश्ता बना दिया था। सविता जी तैयार होकर तरुण के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी। अवनी कविता जी को टिफिन देते बोलती है, माँ चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कविता जी अपना सर हिला देती हैं और कनक को भी अपने साथ चलने को बोलती है। कनक कविता जी से बोलती है, माँ मैं और आरोही आश्रम जा रहे हैं, वहाँ काका की तबीयत खराब है और पापा को बोलिएगा कि आश्रम से हम दोनों सीधा हॉस्पिटल आ जाएंगे। कविता जी ठीक है, ध्यान रखना तुम दोनों अपना। ये बोलकर वो तरुण और अवनी के साथ चली जाती हैं। कनक भी आरोही के साथ आश्रम के लिए निकल जाती है। करीब 1 घंटे बाद कनक को आश्रम में देखकर आश्रम के सारे बुजुर्ग को बहुत खुश थे, क्योंकि कनक काफ़ी दिनों के बाद आश्रम आई थी। वहीं आश्रम में काम कर रहा एक लड़का जो कि दिखने में काफ़ी सिंपल सा था और बहुत ही अच्छा भी था,
वो कनक के पास आकर मुस्कुराते बोलता है, कनक आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। उस लड़के का नाम अरविंद था और वो कनक को पसंद भी करता था, पर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कभी कनक से अपने दिल की बात बोल सके। वो कनक को दिल ही दिल में बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उसने ये बात कनक को नहीं बताई थी। अरविंद पढ़ा लिखा लड़का था और आश्रम का ज़्यादा ध्यान वही रखता था। वो काफ़ी मेहनती और ईमानदार भी था और कनक को उसका यही स्वभाव बहुत पसंद था। कनक उसको अपना अच्छा दोस्त के रूप में देखती थी। कनक अरविंद से बातें कर रही थी। अरविंद कनक से बोलता है, सर के अचानक एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं तो बहुत घबरा गया था। मैं उनसे कल हॉस्पिटल मिलने भी गया था, पर आप मुझे वहाँ नहीं देखी। कनक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और कल हुए बात के बारे में सोचने लगती है कि कल वो पूरा दिन किंग के साथ ही थी। अरविंद उससे आगे बोलता है, क्या हुआ कनक, आप कहाँ खो गई? आप ठीक तो है ना? वैसे अंकल को ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो जैसे ही ठीक होंगे तो मैं उनसे फिर मिलने आऊँगा। कनक मुस्कुराते बोलती है, हाँ बिल्कुल अरविंद, तुम जरूर आना। अरविंद कनक की मुस्कुराहट देखकर खोसा जाता है। वहीं आश्रम के बुजुर्ग आरोही से मिल रहे थे। आरोही भी सबसे प्यार से मिल रही थी। कुछ देर के बाद सभी लोग आश्रम से गार्डन में आ जाते हैं। आरोही अरविंद से बात करने लगती है। वह पहली बार अरविंद से मिल रही थी और अरविंद का शांत स्वभाव का नेचर उसे भी काफ़ी पसंद आया था। वहीं कनक बाकी के बुजुर्गों से बातें कर रही थी। तभी कुछ गाड़ियां जाकर आश्रम के बाहर रुकती हैं। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर सभी दरवाजे के गेट की तरफ देखने लगते हैं। कुछ मिनटों के बाद बॉडीगार्ड आकर गेट खोलते हैं और साइड हट जाते हैं। तभी गेट के अंदर से किंग और अगस्त्य अंदर आते हैं। वहीं उन दोनों के पीछे रणविजय भी था। किंग को अपने सामने देखकर कनक बुरी तरह घबरा गई थी। वहीं बाकी के बुजुर्ग भी किंग और उसके आदमियों को देखकर डर रहे थे, क्योंकि किंग के सारे आदमियों के हाथों में गन था। किंग फिर कनक के पास आता है और अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। कनक गुस्से में उससे बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ, चले जाइए यहाँ से। मैंने कहा चले जाइए अब यहाँ से, मुझे आपसे नफरत है, मैं आपसे नफरत करती हूँ, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तो मैं बोल रही हूँ चले जाइए यहाँ से। किंग उसकी बात सुनकर उसे अपने करीब खींच लेता है। सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। वहीं कनक किंग के सीने से जा लगती है। वो फिर अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर किंग को किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूते बोलता है, क्या हो गया? अब तुम फिर से मुझसे ऐसी बातें क्यों करने लगी? तुम भूल रही हो कि तुम कल खुद आई थी मेरे पास और मुझसे यह कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे पापा के ऑपरेशन करवाने में मदद की तो मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगी। तो अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो कनक? क्योंकि मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। किंग, सच्चाई? कैसी सच्चाई? कनक, यही कि मेरे पापा का एक्सीडेंट आपने करवाया था ताकि आप मुझे मजबूर कर सके अपने पास आने के लिए। आप इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। किंग उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने दांत पीसते बोलता है, यह क्या बकवास कर रही हो कनक? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कनक, आपने ही ऐसा किया है, मैं अब आपको अच्छे से जान चुकी हूँ। किंग, देखो कनक, तुम जो बोल रही हो वो सब झूठ है। मैंने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट नहीं करवाया है और तुम्हें पाना होगा ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही पालूंगा। मुझे इसके लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है और मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था कि मैं तुम्हारे परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और रहा तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट की बात, तो उसका पता मैं कुछ घंटों में लगवा लूँगा कि एक्सीडेंट किसने किया था। फिलहाल मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। यह बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उससे अपने साथ ले जाने लगता है, पर कनक गुस्से में उससे अपने हाथ छुड़ाकर बोलती है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, जाइए आप यहाँ से, मैं आपको देखना भी नहीं चाहती, आप चले जाइए यहाँ से। किंग गुस्से में उसे देखता है और जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी जो किंग को रोक सके। सभी किंग के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे, उन्हें कोई भी नहीं रोकता। वहीं कनक उसे बार बार बोल रही थी कि उसे उसके साथ नहीं जाना,
पर किंग उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा था। तभी खनक का दूसरा हाथ अरविंद पकड़ लेता है। यह देखकर किंग रुक जाता है और पीछे की तरफ पलट कर देखता है। अरविंद गुस्से में अपने दांत पीसते बोलता है, मेरे होते हुए तुम खनक को नहीं ले जा सकते। अरविंद जब मृत्युंजय को देखता है कि वो खनक को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, तो अरविंद मृत्युंजय के आगे खड़ा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, मेरे होते हुए तुम खनक को यहाँ से नहीं ले जा सकते, तो हाथ छोड़ो उसका। मृत्युंजय अरविंद को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते बोलता है, ओ हेलो मिस्टर, तुम बीच में ना ही आओ तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और एक बात याद रखना कि खनक सिर्फ मेरी है और इसे कहीं भी ले जाने के लिए मुझे किसी से भी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। मृत्युंजय जैसे ही खनक को अपना बोलता है तो यह सुनकर अरविंद की मुट्ठियां कस जाती हैं, क्योंकि वो भी खनक से प्यार करता था। वह गुस्से में मृत्युंजय से बोलता है, देखो तुम ऐसे जोर जबरदस्ती करके खनक को अपने साथ नहीं ले जा सकते। और खनक की तरफ देखो, खनक भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। तुम्हें क्या यह दिखाई नहीं देता? इसलिए उसका हाथ छोड़ो। अरविंद के ऐसा बोलते मृत्युंजय खनक की तरफ देखता है, जो बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। खनक को बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ देखकर मृत्युंजय को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और उसके दिल में चुभन भी महसूस होने लगी थी। वो तो खनक से दिलो जान से प्यार करता था, पर खनक हर बार उससे दूर जाने की कोशिश करती थी। यह सब देखकर वो खनक का हाथ और कसकर पकड़ लेता है, जिससे खनक के हाथों में दर्द होने लगता है। वो मृत्युंजय की आंखों में देखती है, उसकी आंखों में उसे बेशुमार गुस्सा नजर आ रहा था। मृत्युंजय फिर अरविंद की तरफ देखकर आगे बोलता है, ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, समझे तुम। उसकी बात सुनकर अरविंद गुस्से में बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे ले जाते हो खनक को यहाँ से। यह बोलकर वो खनक के पास आ जाता है और किंग के हाथ से खनक का हाथ छुड़वाने लगता है। अरविंद को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और किंग की तरफ देखने लगते हैं। वहीं किंग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अरविंद खनक का हाथ जैसे ही अब उसके हाथ से छुड़ाता है, तभी किंग आगे बढ़कर अरविंद का गला पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की। किंग को ऐसा करता हुआ देखकर खनक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पर अरविंद अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो भी बिना डरे किंग की आंखों में देखते बोलता है, वैसे ही हिम्मत हुई जैसे तुम खनक को बिना उसकी मर्जी के यहाँ से ले जा रहे थे। मेरे होते हुए तुम खनक को यहाँ से नहीं ले जा सकते, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। अरविंद के इतना बोलते मृत्युंजय एक घूंसा उसके मुंह पर मारता है। वो पंच इतना जोर का था कि अरविंद सीधा फर्श पर जा गिरता है और उसका हाथ खनक के हाथ से छूट जाता है। मृत्युंजय फिर से उसकी तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करते हुए वापस एक पंच उसके मुंह पर मारता है। अरविंद यह देखकर गुस्से में खड़ा होता है और वो भी पलटवार करते मृत्युंजय के गाल पर एक घूंसा जड़ देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं खनक को ये सब देखकर बुरा लग रहा था। मृत्युंजय अपना शर्ट निकालकर फेंक देता है और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कस लेता है। ये पहली बार था जो किसी ने उस पर हाथ उठाया था। वहीं मृत्युंजय की बॉडी देखने में काफी अट्रैक्टिव थी, 6 पैक एब्स और उसके पीठ पर एक टैटू भी बना हुआ था। खनक और आरोही उसके बॉडी की तरफ देखने लगती हैं। मृत्युंजय फिर अरविंद के पास आकर उस पर घूंसों की बरसात करने लगता है। कुछ ही देर में अरविंद की हालत खराब होने लगी थी, उसके होंठ से खून निकलने लगा था। खनक यह देखकर जल्दी से अरविंद के सामने आकर खड़ी हो जाती है। किंग एक और घूंसा अरविंद को मारने के लिए जैसे उठता है, तभी खनक को देखकर वो अपने हाथ रोक लेता है। किंग उसकी आंखों में देखते गुस्से में बोलता है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है, तुम बीच में क्यों आई, अभी चोट लग सकती थी तुम्हें। अरविंद खनक को देखते हुए खड़ा होता है और फिर उसे बोलता है, खनक तुम बीच में मत आओ, हट जाओ सामने से। खनक, नहीं अरविंद, मैं सामने से नहीं हटूंगी, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों झगड़ा करो और यह तुम्हें बिना वजह सजा दे, क्योंकि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मृत्युंजय खनक की बात सुनकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते बोलता है, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है इसकी, आखिर लगता कौन है तुम्हारा। एक बात याद रखना खनक कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा अगर किसी दूसरे लड़के के बारे में तुमने सोचा ना तो उस लड़के को मैं जान से मार दूंगा और तुम्हें भी सजा दूंगा।
तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मेरे अलावा तुम किसी और के नहीं हो सकती। खनक उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो आपको मुझे जो सज़ा देना है आप मुझे दे सकती हैं, पर प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। अरविंद खनक को ऐसे मृत्युंजय के सामने रिक्वेस्ट करते हुए देखकर गुस्से में बोलता है, खनक तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और इसके सामने हाथ मत जोड़ो, यह मेरा कुछ नहीं कर सकता। खनक अरविंद से बोलती है, अरविंद तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। और फिर मृत्युंजय की तरफ देखकर बोलती है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ इसे कुछ मत कीजिए। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी, मैं आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ, पर प्लीज़ अरविंद को छोड़ दीजिए। मृत्युंजय गुस्से में अपने दांत पीसते बोलता है, जस्ट शट अप, तुम मेरे सामने शर्त रखोगी, तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। भूलो मत कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ अपनी सुनता हूँ और किसी की नहीं। यह बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। अरविंद गुस्से में वापस उससे खनक का हाथ छुड़ाने उसके पीछे आता है। तभी अगस्त्य उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक लात उसके पेट पर मारता है, जिससे अरविंद फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अरविंद गुस्से में किंग से खनक का हाथ छुड़ाने उसके पीछे जाता है। तभी अगस्त्य उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक लात उसके पेट पर मारता है, जिससे अरविंद फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर आरोही भागते अरविंद के पास जाती है। तभी अगस्त्य उसका हाथ पकड़कर उससे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलता है, क्या कर रही हो तुम। आरोही उसके सीने पर मारते बोलती है, तुम बहुत बुरे हो, साथ में तुम्हारा वो भाई भी। आखिर क्या गलती थी अरविंद की जो तुम लोगों ने इसे इतना मारा। अगस्त्य अरविंद की तरफ देखते गुस्से में बोलता है, इसकी गलती यही थी कि ये किंग और खनक के बीच में आ रहा था, और खबरदार जो तुम इसे छुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए फ़िक्र करने की। अगर फ़िक्र करना है तो सिर्फ मेरी करो, सोचो तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो, समझी तुम। आरोही गुस्से में उसे देखती है तो अगस्त्य मुस्कुराकर उसके होंठों को अपने होंठों से चूम लेता है। यह देखकर आरोही उसे धक्का देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ किंग खनक को अपनी कार में ले जा रहा था। खनक चुपचाप बैठी हुई थी, पर किंग उसके हाथ की उंगलियों से खेल रहा था। उसने अभी भी खनक का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके हाथों को बार बार चूम रहा था। खनक शांति से बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद कार एक जगह पर आकर रुकती है। किंग फिर खनक का हाथ पकड़कर उसे कार के बाहर निकालता है और सामने देखकर बोलता है। खनक जब सामने देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। सामने का नज़ारा ही बहुत खूबसूरत था। सामने एक पहाड़ था जिसके बीच से झरना बह रहा था। वहीं चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहीं वहाँ एक छोटी सी नदी भी बह रही थी और उस नदी के पास एक छोटा सा खूबसूरत घर था। खनक यह सब पहली बार देख रही थी। उसे नेचर से और ऐसी जगह से बहुत प्यार था और यह बात किंग को पता चल गई थी, इसीलिए उसने ये जगह खनक के लिए खरीद लिया था। खनक के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। खनक की मुस्कुराहट देखकर किंग के होठों पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। वो बस उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। खनक फिर किंग की तरफ देखकर बोलती है, यह जगह मैंने पहली बार देखा है, यह तो बहुत खूबसूरत है। किंग खनक की बात सुनकर उसके करीब आता है और फिर उसे अपनी बाहों में भरते बोलता है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है जान, तुम्हें अच्छा लगा, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और तुम्हें पता है यह जगह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। किंग की बात सुनकर खनक चौंकते बोलती है, क्या मेरे लिए। किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घर की तरफ ले जाते बोलता है, हाँ बिल्कुल, यह जगह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। इस जगह के बारे में हम दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता है और आज से हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ बिताएंगे। और देखो यहाँ दूर दूर तक एक भी घर मौजूद नहीं है, तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा हमें डिस्टर्ब करने। चलो तुम्हें घर के अंदर ले चलता हूँ। यह बोलकर वो खनक को घर के अंदर ले जाता है। घर बाहर से दिखने में जितना छोटा लग रहा था वो अंदर से उतना ही बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ सारी चीज़ें मौजूद थी और खनक को वहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे किंग का भी डर नहीं लग रहा था। वो ये भी नहीं सोच रही थी कि वो यहाँ किंग के साथ आई है। किंग फिर उसका हाथ छोड़ देता है। खनक पूरे घर को देखने लगती है। थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में वो भूल चुकी थी। खनक की मुस्कुराहट देखकर किंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो फिर उसके पास आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते बोलता है, खनक आज पूरा दिन हम इसी घर में बिताएंगे, आज तुम यहाँ से नहीं जा सकती।
खनक जब किंग की यह बात सुनती है तो चौंक जाती है। किंग जब खनक से ये बोलता है कि आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी, तो खनक उसकी बात सुनकर चौंकते बोलती है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे जाने दीजिए। किंग, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था ना कि मैंने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट करवाया है, तो मैंने अपने आदमी को पता लगाने के लिए भेज दिया है। अब जब तक मेरे आदमी ये पता नहीं लगा लेते कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट किसने किया था, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। यह बोलकर वो खनक को घर के अंदर बने कमरे में ले जाकर बेड पर बैठा देता है। पर खनक खड़ी होकर गुस्से में बोलती है, आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मृत्युंजय भी गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। खनक भी गुस्से में उसे बोलने के लिए वापस जैसे ही अपना मुंह खोलती है, तभी मृत्युंजय उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है और उसे किस करने लगता है। खनक ये देखकर उसके सीने पर अपना हाथ रख देती है। मृत्युंजय फिर उसके होठों से होते हुए उसके चेहरे पर किस करने लगता है। खनक को इन सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मृत्युंजय उसे छोड़ ही नहीं रहा था। खनक गुस्से में इरिटेट होकर उसके गाल पर जोर से बाइट कर देती है, जिससे मृत्युंजय उसे देखने लगता है। पर अगले ही पल उसके होठों पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते बोलता है, मेरी जंगली बिल्ली, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे बाइट करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने ऐसा सोचा था तो बिल्कुल गलत सोचा था। तुमने मुझे बाइट करके मेरे रोमांस को और हवा दे दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यह बोलकर वो उसे बेड पर लेटा देता है। खनक उसे देखने लगती है। मृत्युंजय फिर उसके ऊपर आकर अपने हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और फिर उसके चेहरे पर अपने दूसरे हाथ की उंगली फेरने लगता है। वो अपनी उंगली को उसी के चेहरे से लेकर उसके होठों तक ले आता है और फिर उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। खनक डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय फिर अपनी उंगली उसके सीने तक ले जाता है और उसके सीने के भार को छूने लगता है। खनक को उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मृत्युंजय के होठों पर तो मुस्कुराहट थी। वो फिर अपनी उंगलियों को खनक के पेट तक ले जाता है और उसके नाभि के पास अपनी उंगली को गोल गोल घुमाने लगता है। खनक यह देखकर गुस्से में अपनी आंखें खोलकर बोलती है, यह क्या कर रहे हैं आप? मृत्युंजय, क्या कर रहा हूँ? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा हूँ। खनक उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे कुछ कहती, तभी मृत्युंजय फिर से उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे पेशनेट किस करने लगता है। किस करते वक्त वो खनक के होठों पर हल्का बाइट भी कर देता है। खनक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मृत्युंजय फिर उसके ड्रेस को पेट से ऊपर तक उठा देता है और फिर उसके पेट को गले भी किस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खनक को आज पूरी तरह से अपनी बना लेना चाहता है, पर खनक को इन सबसे और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मृत्युंजय फिर उठकर बैठ जाता है। मृत्युंजय के उठते ही खनक राहत की सांस लेती है। उसे लग रहा था कि मृत्युंजय अब उसे छोड़ देगा, पर अगले ही पल वो मृत्युंजय को देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि मृत्युंजय ने अपना शर्ट निकालकर फेंक दिया था और वो फिर से उसके ऊपर आकर उसके पेट को चूमते उसके पेट पर भी बाइट कर देता है, जिससे खनक की चीख निकल पड़ती है। मृत्युंजय उसे छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था और ये बात अब खनक भी जान चुकी थी। मृत्युंजय फिर से उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। खनक डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मृत्युंजय के मोबाइल की बजने की आवाज़ आती है। मोबाइल की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय गुस्से में अपने मोबाइल की तरफ देखता है और खनक के ऊपर से हटकर मोबाइल उठाकर बालकनी में चला जाता है। मृत्युंजय के जाते ही खनक जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। खनक बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पीछे से मृत्युंजय की आवाज़ आती है, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने दरवाजे को पासवर्ड से लॉक कर दिया है। मृत्युंजय की ये बात सुनकर खनक घबराकर उसकी तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय उसके करीब आ रहा था। खनक उसे देखकर अपने कदम पीछे करने लगती है और दरवाजे से जाकर रुक जाती है। मृत्युंजय उसके बेहद करीब आ जाता है और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसकी आंखों में देखने लगता है। खनक घबराई हुई थी, वो उसके दोनों हाथों के बीच खामोश खड़ी थी। मृत्युंजय फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाकर धीरे से बोलता है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ था उसका पता चल चुका है। मेरे आदमी अभी उस इंसान को यहाँ लेकर आने वाले हैं।
खनक मृत्युंजय की यह बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या मृत्युंजय? हाँ, तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था ना कि मैंने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट करवाया है, तो अभी सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, बस कुछ देर और वेट करो। ये बोलकर वह अपना हाथ हटा लेता है। खनक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और दरवाजे की तरफ देखते बोलती है, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसे अपने करीब खींच लेता है और अपने होंठ उसके होंठों के बेहद करीब ले आता है, जिससे दोनों के होंठ आपस में टकराने लगे थे। मृत्युंजय फिर अपनी सेक्सी वॉइस में बोलता है, जब तक मेरे आदमी यहाँ नहीं आ जाते तब तक तो मैं कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलने वाला, और बेकार में हम बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो रोमांस कर लेते हैं। ये बोलकर वो उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके होंठों पर पैशनेट किस करने लगता है। खनक गुस्से में उसके होंठों के निचले हिस्से पे बाइट कर देती है, जिससे मृत्युंजय उसे छोड़ देता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है, पर अगले ही पल उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अब खनक को पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से किस करने लगता है। करीब 10 मिनट के बाद वो खनक के होंठों से अलग होता है। खनक लंबी सांस ले रही थी। मृत्युंजय फिर अपने होंठों पर अपनी जीभ फेरते बोलता है, कमाल का टेस्ट है तुम्हारा खनक, मैं हर रोज़ खींचा चला जा रहा हूँ तुम्हारे प्यार में, तुमसे अब मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता, हर रोज़ तुम्हारे लिए मेरा प्यार और जुनून बढ़ता ही चला जा रहा है। खनक उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर खनक मृत्युंजय की तरफ देखती है। मृत्युंजय दरवाजे की तरफ आता है और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते खनक जल्दी से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय भी उसके पीछे बाहर आता है। वहीं मृत्युंजय के आदमी एक आदमी को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे। उस आदमी के हाथों को रस्सियों से बांधा गया था और उसे मारा भी गया था। वह आदमी गुस्से में चिल्लाते बोलता है, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं राजवीर खन्ना का भाई हूँ, वो यहाँ का नेता है। अगर उसे पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया तो वो लोग तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जाने दो मुझे। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तेरा भाई नेता हो या फिर पुलिस ऑफिसर, किंग किसी से नहीं डरता। वह आदमी मृत्युंजय के मुंह से किंग सुनकर घबरा जाता है। मृत्युंजय उसके सामने लगे चेयर पर बैठ जाता है और खनक का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे खनक भी उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। मृत्युंजय फिर खनक के कमर में अपने हाथ लपेटकर गुस्से में उस आदमी की तरफ देखते बोलता है, चल बता, तूने एक आदमी का एक्सीडेंट किया था कुछ दिन पहले और फिर उस आदमी को मरता हुआ छोड़कर भाग गया था। अब मुझे तुझसे यह जानना है कि वह एक्सीडेंट तूने जानबूझकर किया था या फिर अनजाने में हुआ था। वह आदमी तो मृत्युंजय का नाम सुनकर पहले ही डर गया था, इसीलिए वो घबराते बोलता है, कुछ दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वह गलती से हुआ था। मैं शराब पीकर कार चला रहा था और वह आदमी बीच में आ गया, मेरी कार से उसे टक्कर लग गई, मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैं उस आदमी को वहीं मरता हुआ छोड़कर भाग गया। उस आदमी की बात सुनकर मृत्युंजय खनक की तरफ देखता है तो खनक अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि उसने बेवजह ही मृत्युंजय पर इल्ज़ाम लगा दिया था अपने पापा के एक्सीडेंट का। मृत्युंजय फिर खनक से बोलता है, अब बताओ क्या सज़ा मिलनी चाहिए इसे, तुम जो डिसाइड करोगी बेबी, मैं वही सज़ा दूंगा इसे। खनक मृत्युंजय की बात सुनकर गुस्से में उस आदमी की तरफ देखते बोलती है, तुमने बिल्कुल गलत किया, तुम्हारे कारण मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे कारण मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था और तुम उन्हें मरता हुआ छोड़कर भाग गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है वह अभी भी हॉस्पिटल में है, इसलिए तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम अब जेल में अपनी सज़ा काटोगे। मृत्युंजय खनक की बात सुनकर हंसते बोलता है, क्या कहा, जेल की सज़ा? पर बेबी जेल जाकर तो यह आराम से छूट जाएगा, तुमने सुना ना इसने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि इसका भाई नेता है, वह इसे कुछ घंटे में छुड़ा लेगा, इसीलिए इसे जेल की सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, यह सज़ा तो इसके लिए मज़ा साबित होगी। खनक मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देखते बोलती है, तो फिर इसे क्या सज़ा दे? खनक की मासूमियत भरा सवाल सुनकर मृत्युंजय उसके गालों पर किस कर देता है। खनक उसे घूर कर देखने लगती है, क्योंकि वह मृत्युंजय के बॉडीगार्ड के साथ वह आदमी भी मौजूद था, पर सारे बॉडीगार्ड अपनी नज़रें झुकाकर खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे मृत्युंजय और खनक को अपनी आंखें उठाकर देख सके। मृत्युंजय आगे बोलता है, इसे तो एक ही सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा है मौत की सज़ा। मृत्युंजय की सज़ा का सुनकर खनक और वो सामने बैठा आदमी बुरी तरह
तरह घबरा जाते हैं। वो आदमी फिर गिड़गिड़ाते हुए बोलता, पर तुम मुझे नहीं मार सकते। मृत्युंजय उस आदमी की तरफ अपनी लाल आंखों से देखता है और फिर खनक अपने गोद से उतारकर खड़ा हो जाता है और अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ देखता है। वह बॉडीगार्ड मृत्युंजय का इशारा समझ चुका था। वो जल्दी से गन लोड करके उसके हाथ में रख देता है। तभी खनक मृत्युंजय को रोकते बोलती है, नहीं, इसे मत मारो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम इसे नहीं मार सकते। मृत्युंजय खनक को एक नज़र देखता है और फिर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। खनक का चेहरा दूसरी तरफ था। मृत्युंजय फिर अपने हाथ में पकड़े गन की सारी गोली उस आदमी के सीने में उतार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर खनक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मृत्युंजय के शर्ट को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेती है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो आदमी कुछ ही सेकंड में वहीं मर जाता है। मृत्युंजय फिर खनक को अपनी बाहों से अलग करता है तो खनक उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। मृत्युंजय ये देखकर घबरा जाता है और उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है, बेबी। खनक मृत्युंजय की बाहों में बेहोश हो गई थी। मृत्युंजय उसे देखकर घबरा गया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर की पूरी टीम मृत्युंजय के कमरे में मौजूद थी। सभी खनक को देख रहे थे। वहीं मृत्युंजय खनक को अपने गोद में लेकर डॉक्टरों को बुरी तरह घूर रहा था। डॉक्टर और नर्स आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे क्योंकि उन सबको मृत्युंजय से बहुत डर लग रहा था। तभी मृत्युंजय उन सब की तरफ देखकर अपने दांत पीसते बोलता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इधर आओ और चेक करो इसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना तुम लोग नहीं बचोगे। मृत्युंजय की धमकी सुनकर एक डॉक्टर सामने आता है और फिर खनक का हाथ पकड़ता है। मृत्युंजय उस डॉक्टर के ऊपर चिल्लाते बोलता है, साले उसका हाथ छोड़ वरना तेरे हाथ काट दूंगा। डॉक्टर मृत्युंजय के चिल्लाने से और भी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से खनक का हाथ छोड़ देता है। तभी वहाँ पर अगस्त्य भी आ जाता है। अगस्त्य को भी पता चल गया था कि खनक बेहोश हो गई है। अगस्त्य खनक को मृत्युंजय की गोद में बेहोश देखकर हैरानी से बोलता है, इसे क्या हुआ, यह बेहोश कैसे हो गई। मृत्युंजय अगस्त्य को सारी बात बता देता है तो अगस्त्य उसके कंधे पर हाथ रखते बोलता है, तू जानता है ना खनक को, तुझे खनक के सामने उस आदमी को गोली नहीं मारना चाहिए था। खैर अब डॉक्टर को अपना काम करने दे। डॉक्टर अगर इसका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो इसके नब्ज कैसे चेक करेंगे। डॉक्टर अगस्त्य की तरफ देखने लगते हैं। अगस्त्य उन्हें आंखों से इशारा करता है तो एक डॉक्टर आगे आकर खनक का हाथ पकड़कर उसका नब्ज चेक करने लगता है। वो डॉक्टर फिर मृत्युंजय से बोलता है, सर मैडम डर की वजह से बेहोश हुई हैं पर थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। यह बोलकर डॉक्टर खनक को इंजेक्शन लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी मृत्युंजय एक थप्पड़ उस डॉक्टर के गाल पर मारता है जिससे डॉक्टर बेड से नीचे जाकर गिर जाता है। मृत्युंजय फिर अपने दांत पीसते बोलता है, मैंने तुझसे कहा क्या इंजेक्शन लगाने के लिए, नहीं ना, तो तू किससे पूछकर मेरी खनक को इंजेक्शन लगाने आ गया। तूने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि डर की वजह से ये बेहोश हुई है और इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तो क्या ज़रूरत है इंजेक्शन लगाकर इसे दर्द पहुंचाने की। जाओ तुम अब सब यहाँ से, तुम लोगों का काम खत्म हुआ। डॉक्टर मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तुरंत कमरे के बाहर भाग जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। उन सबको अभी भी बहुत डर लग रहा था। वो लोग फिर जल्दी से मैंशन के बाहर चले जाते हैं। यहाँ मृत्युंजय खनक के बाल में अपने हाथ फेर रहा था। अगस्त्य उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है, चिंता मत कर, थोड़ी देर में होश आ जाएगा भाभी को, मैं दूसरे कमरे में हूँ, अगर इन्हें होश आ जाए तो आवाज़ लगा देना मुझे। मृत्युंजय अपना सर हाँ में हिला देता है। अगस्त्य फिर कमरे से निकलकर चला जाता है। कुछ देर के बाद खनक अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। मृत्युंजय अभी भी उसके पास ही बैठा हुआ था। खनक अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी मृत्युंजय अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलता है, जान तुम्हें होश आ गया। मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर खनक अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है। मृत्युंजय के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है खनक को देखकर। खनक को होश में देखकर मृत्युंजय राहत की सांस लेता है। वहीं मृत्युंजय को देखकर खनक को कुछ देर पहले हुई घटना के बारे में याद आने लगता है कि मृत्युंजय ने उसे आदमी को गोली मारा था। वो फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद करके रोने लगती है। खनक मृत्युंजय को देखकर फिर से डर से रोने लगती है। मृत्युंजय को खनक को रोता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से उसके बालों को सहलाते बोलता है, बेबी क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी। खनक रोते हुए बोलती है, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना,
मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो और तुम मुझे मत छुओ, तुम खूनी हो। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसे खुद से दूर हटाता है और उसकी आंखों में देखते बोलता है, चुप रहो, यह तुम क्या बोल रही हो? खनक, ठीक बोल रही हूँ मैं, तुम अपने ये खून भरे हाथों को मुझसे दूर रखो। तुमने मेरे सामने उस आदमी को गोली मार दिया, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। मृत्युंजय उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोलता है, तुम मुझसे बात करना चाहो या ना चाहो, पर तुम हमेशा मेरी रहोगी और तुम अब मेरी दुनिया हो। अब तुम मेरी दुनिया में शामिल हो गई हो, तो यह सब छोटे मोटे खून खराबा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हें भी यह सब देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अब चलो, तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। यह बोलकर वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर कार के पास ले जाता है। ड्राइवर कार का गेट खोलता है। मृत्युंजय फिर खनक को अपनी गोद में लिए हुए ही कार के अंदर लेकर बैठ जाता है और ड्राइवर को उसके घर की तरफ चलने के लिए बोलता है। ड्राइवर कार खनक के घर की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर में खनक का घर आ जाता है। खनक मृत्युंजय की गोद से उतरने लगती है, पर मृत्युंजय उसके कमर पर अपनी बाहें लपेट कर उसे रोक देता है और उसके कंधे पर अपनी ठुंडी रखते बोलता है, बेबी आई लव यू सो मच। खनक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। मृत्युंजय फिर मुस्कुराकर उसके गर्दन पर किस कर देता है और उसे छोड़ देता है। खनक कार से उतरकर वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद मृत्युंजय भी कार वहां से चली जाती है। यहाँ खनक अपने घर आती है। खनक के अंदर आते कविता जी, श्याम जी, तरुण, आमने और आरोही सभी उस पर सवालों की छड़ी लगा देते हैं। कविता जी गुस्से में बोलती है, तू कहाँ थी? तुझे पता है हम सब तुझे खोज खोज कर परेशान हो रहे थे, कहाँ चली गई थी अचानक से तू? खनक अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। कविता जी जब उसकी बातें सुनती हैं तो उसे अपने गले से लगा लेती हैं। वहीं तरुण गुस्से में बोलता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किंग से कैसे छुटकारा मिलेगा। वह तो मेरे बहन के पीछे ही पड़ गया और उसका भाई अगस्त्य आरोही के पीछे पड़ा है। मैं कैसे भी करके अपनी बहनों को बचाना चाहता हूँ, पर मैं भी मजबूर हूँ। श्याम जी और बाकी सब तरुण की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। श्याम जी भी खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। वह भी कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ मृत्युंजय अपने कमरे में बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश भर रहा था। तभी अगस्त्य और रणविजय उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। अगस्त्य मृत्युंजय से बोलता है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? मृत्युंजय के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। उसका सवाल सुनकर रणविजय उसकी मुस्कुराहट देखकर एक पल के लिए तो हैरान होता है और अगले ही पल उसकी मुस्कुराने की वजह पूछता है। तो मृत्युंजय उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते बोलता है, मैं खनक से जल्द शादी करना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब वह हमेशा मेरे पास रहेगी, क्योंकि मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए तुम दोनों आज शाम को मेरी तरफ से खनक के घर जाओगे, मेरे और खनक के शादी का रिश्ता लेकर। मृत्युंजय की यह बात सुनकर पहले अगस्त्य और रणविजय एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अगले ही पल उन दोनों के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अगस्त्य की ये बात सुनकर अगली सुबह खनक के घर में भी सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अचानक से कई सारे बॉडीगार्ड घर के अंदर आ जाते हैं और घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक से इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर खनक और उसके परिवार वाले घबरा जाते हैं। खनक उन सभी बॉडीगार्ड को देखकर समझ गई थी कि वह सब मृत्युंजय के आदमी हैं। वो उन सभी बॉडीगार्ड की तरफ देख रही थी। तभी मृत्युंजय, अगस्त्य और रणविजय तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। खनक बड़ी गौर से उन तीनों को देख रही थी। उन तीनों को देखकर खनक, श्यामजी, तरुण और बाकी सब चेयर से खड़े हो जाते हैं। मृत्युंजय मुस्कुराकर खनक के पास आता है और वो जिस चेयर से खड़ी हुई थी उस चेयर पे बैठते बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी, कैसी हो तुम? खनक उसे कोई जवाब नहीं देती। अगस्त्य भी आरोही वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है और रणविजय अवनी के चेयर पर जाकर बैठ जाता है। मृत्युंजय फिर ब्रेकफास्ट की तरफ देखते बोलता है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे हम लोग यहाँ बात करने आए थे, पर पहले कुछ खा लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। यह बोलकर वो खनक की झूठी प्लेट में रखा ब्रेकफास्ट खाने लगता है। खनक उसे गुस्से में देख रही थी। वहाँ अगस्त्य भी आरोही की झूठी प्लेट का खा रहा था और रणविजय अवनी की प्लेट से खा रहा था। तरुण सबको देखकर गुस्से में बोलता है, यह क्या बदतमीजी है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और ये तुम क्या कर रहे हो?
तरुण की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है और फिर अगले पल अपने होठों पर हल्की मुस्कुराहट लाकर बोलता है, साले साहब, मुझे ना खाते समय बात करने की आदत नहीं है, तो शांति से पहले ब्रेकफास्ट करने दो, बाद में बताऊंगा ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तरुण उसकी बात का आगे कुछ जवाब देता, तभी श्याम जी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं। तरुण चुप हो जाता है। तरुण श्याम जी को देखकर चुप हो गया था। कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर रखा जितना भी ब्रेकफास्ट था सभी उन तीनों ने खा लिया था। ब्रेकफास्ट खाने के बाद मृत्युंजय नैपकिन से अपने होठों को साफ करता है और फिर खड़ा हो जाता है। खनक उसके पास ही खड़ी थी। मृत्युंजय उसकी तरफ देखकर प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूमते बोलता है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है जान, मज़ा आ गया खाकर। तो इतने दिनों के बाद ऐसा ब्रेकफास्ट खाया मैंने। खनक उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती। मृत्युंजय फिर श्याम जी की तरफ देखकर बोलता है, ससुर जी, आपसे बात करने आया हूँ, चलिए हॉल में चलते हैं। यह बोलकर वह हॉल की तरफ बढ़ जाता है। अगस्त्य और रणविजय भी हॉल की तरफ चले जाते हैं। श्याम जी अपने पूरे परिवार की तरफ देखते हैं और फिर वो भी उन तीनों के पीछे हॉल में चले जाते हैं। रणविजय, अगस्त्य और मृत्युंजय तीनों सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। श्याम जी भी उन तीनों को देखकर साइड वाले सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। मृत्युंजय एक नज़र खनक की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराकर श्याम जी से बोलता है, मैं यहाँ अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे खनक बहुत पसंद है। इसे जब से देखा है तब से किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। साला यह दिल हर वक्त इसी का ही नाम लेता है। धंधे से तो मन ही उठ गया है मेरा। आपको पता है जितने भी माफिया वर्ल्ड के लोग हैं सभी मुझ पर हंसते हैं कि आखिरकार किंग भी एक लड़की के प्यार में पागल हो ही गया। और तो और आपको पता है रात को सोते समय भी सपने में भी खनक का ही नाम लेता रहता हूँ मैं। यह बोलकर वह खुद में ही मुस्कुराने लगता है। श्याम जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। मृत्युंजय फिर आगे बोलता है, मैं खनक से शादी करना चाहता हूँ और आपसे खनक को मांगने आया हूँ। श्याम जी उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेते हैं। श्याम जी इस समय बहुत ही गुस्से में थे। वो उसे कुछ बोलते हैं, तभी तरुण चिल्लाते बोलता है, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन की शादी तुझ जैसे गुंडे से करवाऊंगा? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? तू अगर सोचता है कि तू अपने गन से और अपने बॉडीगार्ड से हम सबको डरा सकता है तो तू बहुत गलत सोचता है। खनक की शादी कभी भी तुझसे नहीं हो सकती। खनक के लिए मैं किसी डॉक्टर या इंजीनियर लड़के का रिश्ता लाऊंगा, समझा तू? तरुण की यह आखिरी लाइन सुनकर वो खनक के लिए किसी और लड़के का रिश्ता लाएगा। मृत्युंजय गुस्से में खड़ा होता है और एक घूंसा उसके मुंह पर मारता है, जिससे तरुण सीधा सोफे से जा टकराता है और जमीन में जाकर गिर जाता है। यह देखकर कविता जी, खनक और बाकी सब तरुण की तरफ दौड़ पड़ते हैं, पर तभी अगस्त्य अपना गन निकालकर उन सबके सामने खड़ा हो जाता है और अपने दांत पीसते बोलता है, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग खनक भाभी के परिवार वाले हो। अगस्त्य के हाथ में गन देकर सभी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। मृत्युंजय फिर तरुण का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता है और वापस दूसरा घूंसा उसके मुंह पर मारते बोलता है, साले, तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ कि चुप रह, बीच में मत बोल, पर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी खनक के लिए किसी और लड़के का रिश्ता लाएगा और मैं तुझे ऐसा करने दूंगा? सुन ले, खनक सिर्फ मेरी है और मेरे अलावा वह किसी और की नहीं हो सकती। और यह बात बोलकर तूने अपनी मौत को बुलावा दिया है। यह बोलकर वो उसे मारने लगता है। तरुण जब मृत्युंजय से यह बोलता है कि वो खनक के लिए अच्छे लड़के का रिश्ता लाएगा तो मृत्युंजय उसकी बात सुनकर उसे घूंसा मारते बोलता है, हद हो गई साले, तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ कि चुप रह, बीच में मत बोल, पर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी खनक के लिए किसी और लड़के का रिश्ता लाएगा और मैं तुझे ऐसा करने दूंगा? सुन ले, खनक सिर्फ मेरी है और मेरे अलावा वह किसी और की नहीं हो सकती। और यह बात बोलकर तूने अपनी मौत को बुलावा दिया है। यह बोलकर वो उसे मारने लगता है। कविता जी और श्याम जी मृत्युंजय को रोकने आते हैं, पर अगस्त्य और रणविजय उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपना गन निकालकर उन पर तान देते हैं। कविता जी यह देखते रोते बोलती हैं, छोड़ दो मेरे बेटे को, प्लीज़ उसे मत मारो। पर मृत्युंजय पर तो जैसे उनकी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था।
वो तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था, वो तो तरुण को मारे जा रहा था। तभी खनक मृत्युंजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मृत्युंजय एक घूंसा मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर खनक को देखकर वह अपने हाथ बीच में ही रोक लेता है और फिर उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर गुस्से में उसकी आंखों में देखते बोलता है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? तुम क्यों बीच में आ गई हो? अगर तुम्हें लग जाता तो अगर तुम्हें लग जाता तो फिर क्या होता? खनक भी उसे देखकर गुस्से में बोलती है, आप मेरे सामने मेरे भाई को मार रहे हो और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। मृत्युंजय, तो तुम्हारे भाई ने भी गलती की है, ये मेरे सामने तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता लाने की बात करता है। खनक अपने हाथ जोड़कर मृत्युंजय से बोलती है, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दीजिए, प्लीज़ मेरे भाई को मत मारिए, उसको छोड़ दीजिए। मृत्युंजय, छोड़ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। पहले तो सिर्फ मैं ही तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब अगस्त्य और रणविजय भी, उन दोनों की भी शादी होगी। अगस्त्य की शादी आरोही के साथ होगी और रणविजय की शादी अवनी के साथ होगी। अब इस घर से 3 डोली उठेगी और शादी आज से ठीक 2 दिन बाद होगी। यह बोलकर मृत्युंजय वहाँ से चला जाता है। अगस्त्य, रणविजय और बाकी के बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद कविता जी तरुण के पास आती हैं। तरुण को बहुत चोट लगा था, पर अभी भी वह बहुत गुस्से में था। कविता जी से संभाल कर उठाती हैं और सोफे पर बैठा देती हैं। तरुण अपने दांत पीसते बोलता है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कविता जी तरुण से बोलती है, तरुण हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए शांत हो जाओ। तरुण गुस्से में बोलता है, तो क्या मैं अपनी तीनों बहनों की शादी उन तीनों लोगों के साथ होते हुए देखता रहूं? कविता जी उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह भी मजबूर थी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। आरोही के माँ बाप भी आ चुके थे, उन्हें भी पता चल चुका था शादी के बारे में। वहीं मृत्युंजय के बॉडीगार्ड हर वक्त खनक के घर के बाहर पहरा देते थे। उन लोगों का घर से निकलना बंद हो गया था। मृत्युंजय ने साफ साफ बोल दिया था कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक कोई भी घर के बाहर नहीं आएगा। मृत्युंजय ने आरोही, अवनी और खनक के लिए बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा भिजवाया था। शादी का दिन भी नज़दीक आ चुका था और तीनों तैयार हो रही थी, पर तीनों के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं दिख रहा था। कुछ देर के बाद एक बॉडीगार्ड अंदर आकर श्याम जी से बोलता है, होटल में जहाँ शादी होने वाली है वहाँ सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी भी आ गई हैं। किंग सर ने कहा है कि आप सब भी जल्दी चलिए, क्योंकि वह शुभ मुहूर्त में ही शादी करना चाहते हैं। अगर अभी आप लोग घर से नहीं निकले तो वह खुद यहाँ आ जाएंगे। श्याम जी बॉडीगार्ड की तरह गुस्से में देखते हैं, पर कुछ नहीं बोलते। कुछ देर के बाद सभी बाहर आते हैं। बाहर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। खनक, आरोही और अवनी को अलग से एक कार में बैठाया जाता है, बाकी के लोग दूसरी गाड़ी में बैठते हैं। सारी गाड़ियां फिर होटल के लिए निकल पड़ती हैं। खनक खिड़की के बाहर देख रही थी, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वहीं अवनी और आरोही भी खामोश थी। दूसरी तरफ होटल में मृत्युंजय, अगस्त्य और रणविजय तीनों बहुत खुश थे और तीनों दूल्हे के कपड़े में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। तीनों अपनी अपनी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मृत्युंजय को कॉल आता है। मृत्युंजय कॉल उठाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से उसका बॉडीगार्ड घबराते बोलता है, सर वह खनक मैडम का एक्सीडेंट हो गया है और वह खाई में गिर गई हैं। मृत्युंजय जब यह सुनता है तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। खनक, 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी खाई के पास खड़ी थी और पुलिस वाले खाई के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर खाई बहुत ही गहरी थी और तीनों नदी बह रही थी। ये देखकर पुलिस वाले भी डर रहे थे। वहीं मृत्युंजय का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आखिर उसकी खनक उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी? आज उसकी शादी होने वाली थी और खनक इस खाई में गिर गई थी। मृत्युंजय अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, तुम लोग इस रास्ते से क्यों आ रहे थे? एक बॉडीगार्ड मृत्युंजय का गुस्सा देखकर घबराते बोलता है, किंग हमारे पास दूसरा और कोई चारा नहीं था इस रास्ते से आने के अलावा। हम तो पहले मेन रोड से आ रहे थे तो वहाँ बीच रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था, इसीलिए हमें गाड़ी घुमानी पड़ी। हम मुहूर्त से पहले होटल पहुंचना चाहते थे। हम इस रास्ते से होटल आ रहे थे, सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं अचानक से कैसे धमाका हुआ। फिर हम सबको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और हम सब अपनी गाड़ी से बाहर आ गए। तीनों मैडम भी गाड़ी से बाहर आ गई थी, लेकिन तभी अचानक से एक कार खनक मैडम को टक्कर मार दिया, जिससे खनक मैडम सीधा खाई में जा गिरी और वो इससे आगे कुछ बोलता। तभी मृत्युंजय गुस्से में अपना गन निकाल कर उसे गोली मार देता है। उस बॉडीगार्ड की वही
मौत हो जाती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। मृत्युंजय फिर जोर से चिल्लाता है, खनक। उसकी आवाज़ उससे पूरे माहौल में गूंज उठती है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। पुलिस वालों की भी डर से हालत खराब हो गई थी। मृत्युंजय का गुस्सा देखकर अगस्त्य और रणविजय भी अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग मृत्युंजय को कैसे संभालेंगे। मृत्युंजय आसमान की तरफ देखकर बोलता, आप मुझसे मेरी खनक को नहीं छीन सकते। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको फिर से उसे वापस भेजना ही पड़ेगा। मेरी जिंदगी में वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यह बोलकर वह फिर से रोने लगता है। अगस्त्य और रणविजय उसके पास आकर उसे गले से लग जाते हैं। अगस्त्य की आंखों में भी आंसू आ गए थे। रणविजय भी बहुत उदास था। अगस्त्य मृत्युंजय से बोलता है, मृत्युंजय चुप हो जा, देख अब मत रो। मृत्युंजय रोते अगस्त्य की तरफ देखकर बोलता है, मेरी खनक मुझे छोड़कर चलेगी और मैं रो भी नहीं सकता क्या? अगस्त्य उसे फिर से समझाते बोलता है, मृत्युंजय संभाल खुद को, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगस्त्य की बात सुनकर मृत्युंजय उसे धक्का देता है और गुस्से में बोलता है, मैं होनी को टाल कर ही रहूँगा। मेरी खनक को फिर से मेरी जिंदगी में आना ही पड़ेगा। रणविजय, पर यह कैसे हो सकता है? वो हम सबको छोड़कर चली गई है, वह दोबारा नहीं आ सकती। देख, तू जितनी जल्दी सच को स्वीकार कर लेगा उतना तेरे लिए भी अच्छा होगा, इसीलिए भूल जा खनक को। मृत्युंजय उन दोनों को गुस्से में देखता है और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अवनी और आरोही को भी मृत्युंजय के लिए बुरा लग रहा था। वह दोनों मृत्युंजय की बातें सुनकर साफ साफ जान चुकी थी कि वह खनक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके आंसू देखकर उनकी आंखें भी नम हो गई थी। अवनी और आरोही अब समझ चुकी थी कि मृत्युंजय खनक से सच्चा प्यार करता है। ये देखकर उनकी आंखें भी नम हो गई थी। 1 महीने बाद खनक को गए 1 महीना बीत चुका था। इस बीच मृत्युंजय का गुस्सा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो किसी को भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। वह ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने मैंशन में ही रहता था। उसके कमरे में चारों तरफ सिर्फ खनक की तस्वीरें लगी हुई थी। वह एक पल के लिए भी खनक को भूला नहीं था। वहीं अगस्त्य और रणविजय ने अवनी और आरोही से शादी कर लिया था और प्यार से उनका दिल भी जीत लिया था। रणविजय को पता चल गया था कि अवनी उसे छोड़कर क्यों गई थी। अवनी के दादाजी बीमार पड़ गए थे और उनकी आखिरी इच्छा थी, वह अवनी की शादी देखना चाहते थे। इसीलिए अवनी कॉलेज छोड़कर चली गई थी। पर जब अवनी को पता चला कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है वह लड़का किसी और से प्यार करता है, तो उसने उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया था। बाद में उसने रणविजय को खोजने की पूरी कोशिश भी की थी, पर रणविजय कॉलेज छोड़कर जा चुका था। अवनी ने यह बात रणविजय को बता दी थी कि वह मजबूरी में आकर दूसरे लड़के से शादी कर रही थी, लेकिन वह हमेशा से प्यार उससे ही करती आई है और उसकी शादी भी नहीं हुई। रणविजय ने भी अवनी की बात सुनकर उसको माफ़ कर दिया था। वहीं अगस्त्य ने भी आरोही का दिल कुछ ही दिनों में जीत लिया था और दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश भी थे। दूसरी तरफ पुणे शहर, एक घर में एक लड़का टीवी देख रहा था। तभी एक लड़की किचन से बाहर आती है और उस लड़के के सामने जूस का ग्लास पड़ाकर बोलती है, यह लो अरविंद, तुम्हारा जूस। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही अरविंद था जो खनक के आश्रम में काम करता था और खनक को मन ही मन चाहता था। वहीं अरविंद के सामने उसकी खनक खड़ी थी। खनक की मांग भरी हुई थी और उसके गले में मंगलसूत्र था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने शादी कर लिया हो। खनक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि खनक ने अरविंद से ही शादी कर ली है। खनक जूस का गिलास बढ़ाकर बोलती है, यह लो अरविंद, तुम्हारा जूस। अरविंद खनक को देखकर मुस्कुरा देता है और प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाते बोलता है, खनक, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम आराम किया करो, सारा काम मैं करूँगा, तुम बस मुझे बताओ क्या करना है। खनक, अरविंद, अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अरविंद मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, पहले तुम यह जूस पियो क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। खनक, और तुमने आज की दवाई खाई या नहीं? खनक दवा का नाम सुनकर मुंह बनाते बोलती है, नहीं अरविंद, मुझे दवा नहीं खाना है। मैं जब भी दवा खाती हूँ तो मेरा सर एकदम से भारी हो जाता है और मुझे बहुत नींद आती है। मुझे वह दवा बिल्कुल पसंद नहीं है।
अरविंद उसकी बात सुनकर नाराज होते हुए बोलता है, कनक मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें टाइम से दवा खाना है, तुम दवा को मना नहीं कर सकती। रुको मैं लेकर आता हूँ दवा। यह बोलकर वह कमरे में चला जाता है और फिर कुछ देर के बाद एक दवा लेकर आता है और खनक की तरफ बढ़ाकर बोलता है, ये दवा खाओ। खनक अपना सर नामे हिलाने लगती है तो अरविंद उसे अपनी आंखें दिखाकर बोलता है, खनक क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारा फर्ज बनता है तुम अपने पति की सारी बात मानो। चलो दवा खाओ। खनक को अब ना चाहते हुए वह दवा खानी पड़ती है। अरविंद फिर उसे पूरा जूस पिलाता है और प्यार से उसके माथे को चूम कर बोलता है, खनक तुम्हारे लिए दवा बहुत ज़रूरी है, तभी तो तुम ठीक होगी। खनक अरविंद से पूछती है, लेकिन मुझे हुआ क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं है अपने पास्ट के बारे में। मैं पहले कौन थी, कहाँ रहती थी, मेरे माँ बाप कौन थे? अरविंद उसे समझाते बोलता है, खनक मैंने कहा है ना कि ज़्यादा इस बारे में मत सोचा करो। मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम अनाथ लड़की हो। मैं तुमसे अनाथ आश्रम में ही मिला था, मैं भी उस आश्रम में काम करता था। वहीं पर हम दोनों एक दूसरे से मिले और फिर प्यार हुआ, फिर हम दोनों ने शादी कर ली। तुम्हारा इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए थे। मैं हूँ सिर्फ तुम्हारा और यही सच है। तो तुम जितना जल्दी सच्चाई को स्वीकार कर लोगे उतना हम दोनों की शादीशुदा लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। यह बोलकर वो खनक की तरफ देखता है। खनक उसकी बाहों में ही सो चुकी थी। अरविंद के होठों पर उसे देखकर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर खनक का हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूमते बोलता है, सॉरी खनक, मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था ताकि तुम्हें पा सकूँ। मैं बहुत गुस्सा हुआ था उस समय जब मुझे पता चला कि वो किंग तुमसे शादी करने वाला है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था खनक, इसीलिए तो मैंने प्लान बनाया तुम्हें अपने पास लाने का। उस खाई में गिरने के बाद मैंने ही तुम्हें बचाया था। अच्छा वो तुम्हारी याददाश्त चली गई और अब जो तुम ये दवा रोज खाती हो इससे तुम्हारी याददाश्त कभी भी वापस नहीं आएगी। तुम्हें पूरी जिंदगी मुझे अपना पति मानना पड़ेगा। यह बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी मैनेजर उसके पास आकर बोलता है, सर उस विक्रम शेखावत का पता चल गया, वह शिमला शहर में ही छुपा हुआ है, हमें शिमला जाना पड़ेगा। विक्रम शेखावत मृत्युंजय का सबसे बड़ा दुश्मन था और मृत्युंजय उसे काफी महीने से खोज भी रहा था, पर आज उसे उसका पता फाइनली मिल गया। मृत्युंजय मैनेजर की तरफ देखकर बोलता है, मेरे जाने की तैयारी करो, मैं आज ही शिमला के लिए निकलूंगा। मैनेजर उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से चला जाता है। अगला दिन मृत्युंजय शिमला जाने के लिए पैकिंग कर रहा था। कुछ देर के बाद वह अपना बैग लेकर नीचे आता है। उसे देखकर आरोही उससे बोलती है, मृत्युंजय कहाँ जा रही हो तुम? मृत्युंजय आरोही की तरफ देखता है और फिर डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ अवनी भी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। कुछ ही देर में रणविजय और अगस्त्य भी वहाँ जाते हैं। मृत्युंजय फिर सबकी तरफ देखकर बोलता है, मैं शिमला जा रहा हूँ। मृत्युंजय की बात सुनकर अगस्त्य हैरानी से बोलता है, शिमला? पर तू शिमला क्यों जा रहा है? वह भी अचानक से। मृत्युंजय अगस्त्य से बोलता है, विक्रम का पता चल गया है, वह शिमला में छुपा हुआ है, इसीलिए मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। वह लड़कियों की तस्करी कर रहा है, वह यहाँ की लड़कियों को दूसरे देश ले जा रहा है और वहाँ उन्हें बड़ी कीमत पर बेचेगा, इसीलिए मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा। मैं इस बार उसे कामयाब होने नहीं दूंगा। अगस्त्य उसकी बात सुनकर उससे बोलता है, तो फिर मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। मृत्युंजय, नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही संभाल लूंगा। और तुम यह मत भूलो कि मैं कौन हूँ, किंग हूँ मैं। आज भी लोग मेरे नाम से डरते हैं, समझे तुम? यह बोलकर वह फिर से ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। मृत्युंजय के जीने के बाद अगस्त्य और रणविजय भी ऑफिस चले जाते हैं। वहीं आरोही और अवनी एक दूसरे से बातें कर रही थी। अवनी आरोही से बोलती है, खनक के जाने के बाद मृत्युंजय कितना बदल गया है ना। आरोही अवनी की बात सुनकर लंबी सांस लेकर बोलती है, सही कहा तुमने, मृत्युंजय बहुत बदल गया है। वह लड़कियों की बहुत इज्जत करने लगा है और तो और लड़कियों के लिए कितना कुछ कर रहा है ताकि लड़कियां आगे बढ़ सके। काश खनक यह सब देख पाती, पर अब वह हमारे बीच नहीं है। वह बोलते समय आरोही की आंखें नम हो जाती हैं। अवनी उसे गले से लगाते बोलती है, बस आरोही दी, खनक के जाने का दुख मुझे भी है आरोही, पर मुझे सबसे ज्यादा दुख है क्योंकि खनक मेरे बहुत क्लोज थी। हम दोनों कितनी बातें किया करते थे,
कितना समय साथ में बिताए, बचपन से जवानी तक का सफर हम दोनों ने साथ में तय किया था। मुझे खनक के जाने का बहुत ज्यादा दुख है। खनक दी आखिर कहाँ चली गई अवनी, पर रोने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए संभालिए खुद को। आरोही उसकी बात सुनकर शांत हो जाती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। शिमला शहर। मृत्युंजय एक कमरे में बैठा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अरविंद बार बार कनक के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। कनक के करीब जाने पर कनक उसे अपने करीब आने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह जब भी ऐसा करती थी तो उसकी आंखों के सामने किंग का गुस्से वाला चेहरा आ जाता था, जिस कारण आज तक अरविंद उसके करीब नहीं आ पाया था। और कनक भी रात को सोते समय सपने में डर कर उठ जाया करती थी। वह किंग को जानती तो नहीं थी, पर उसके गुस्से वाले चेहरे को याद करके उसका पूरा शरीर कांप जाता था और उसकी कही हुई बातें सपने में भी उसे परेशान करती थी कि कनक, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर किसी भी लड़के ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। इस कारण कनक कभी भी अरविंद को अपने करीब आने नहीं देती थी। उन दोनों की शादी भी धोखे से हुई थी। अरविंद ने उसे नकली मैरिज सर्टिफिकेट और नकली शादी की फोटो दिखलाकर विश्वास दिला दिया था कि वह उसका पति है और दोनों शादीशुदा हैं। अरविंद कनक का चेहरा अपने हाथ में थामकर अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाने लगता है। कनक घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, पर किंग का गुस्से वाला चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। कनक जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अरविंद को जोर से धक्का देती है, जिससे अरविंद सीधा बेड से नीचे जाकर गिर जाता है और गुस्से में कनक की तरफ देखने लगता है। कनक जल्दी से खड़ी होते बोलती है, अरविंद प्लीज़, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अरविंद उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, क्या है कनक, हर वक्त तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही सुनता हूँ कि तैयार नहीं हो। क्यों तैयार नहीं हो? हमारी शादी को 1 महीने के ऊपर हो चुका है, तुम कब तक तैयार होगी? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ मैंने तुम्हें कितना वक्त दिया? पर तुम हो कि हर बार यही बोलती रहती हो कि अभी तैयार नहीं हो। तुम्हारे मुँह से बार बार यह शब्द सुनकर मेरे सब्र का बांध टूटने लगा है। आज रात तक खुद को तैयार कर लेना, क्योंकि आज रात को मैं तुम्हारे साथ स्वागत मना कर ही रहूँगा, फिर चाहे तुम तैयार हो या ना हो। यह बोलकर अरविंद वहाँ से चला जाता है। अरविंद की यह बात सुनकर कनक बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि वह जब भी अरविंद के करीब जाती थी तो उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था। उसके करीब उसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। उसकी आंखों के सामने बार बार मृत्युंजय का चेहरा आता था, जिस कारण वह अरविंद के करीब चाहकर भी नहीं जा पा रही थी। और आज अरविंद ने जब उससे साफ साफ बोल दिया था कि वह आज उसके साथ सुहागरात मनाकर रहेगा, यह सोचकर कनक अब घबराने लगी थी। यहाँ मृत्युंजय की प्राइवेट फ्लाइट शिमला के एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी। वह फ्लाइट से बाहर निकलता है। फ्लाइट के बाहर उसके गार्ड्स पहले से ही मौजूद थे। मृत्युंजय एयरपोर्ट के अंदर आता है और फिर अपना बैग लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकल जाता है। बाहर उसकी कार पहले से ही खड़ी हुई थी। ड्राइवर मृत्युंजय को देखकर कार का दरवाजा खोलता है। मृत्युंजय चारों तरफ देखने लगता है। शिमला की हवाओं में पता नहीं क्या जादू था कि यहाँ आकर मृत्युंजय को अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ देखे जा रहा था, जैसे वो अपनी कनक को खोज रहा हो। तभी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड मयंक उसके पास आकर बोलता है, सर क्या हुआ? मृत्युंजय मयंक की तरफ देखकर बोलता है, यहाँ की हवाओं में पता नहीं क्या जादू है, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कनक मेरे आसपास है। मयंक उसकी बात सुनकर सर झुकाकर बोलता है, पर सर मैडम यहाँ कैसे हो सकती हैं? मैडम को मरे तो 1 महीने के ऊपर हो चुका, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर उस विक्रम के आदमियों ने आपको देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वह विक्रम से फिर यहाँ से भी भाग जाएगा। मृत्युंजय मयंक की बात सुनकर कार के अंदर बैठ जाता है। मयंक भी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और फिर कार वहाँ से चल पड़ती है। यहाँ विक्रम शेखावत के आदमियों ने उसे बता दिया था कि मृत्युंजय शिमला आ गया है। विक्रम अपने आदमी की बात सुनकर हंसते बोलता है, अच्छा आने दो उसे, अब मुझे उसका डर नहीं है, क्योंकि उसकी कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। उसकी गर्लफ्रेंड कनक का पता मुझे चल गया है, जिसे सारी दुनिया मेरा हुआ मानती है। वह तो यहाँ शिमला में है और उसकी याददाश्त भी चली गई है। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, वह यहाँ शिमला में मौजूद है। अगर किंग मेरे पास आ भी गया तो भी मुझे उसका डर नहीं है, क्योंकि उसकी बेगम अब मेरे पास है। जाओ और जाकर कनक को उसके घर से उठा लो। अब कनक ही मुझे उस किंग से बचाएगी और उस किंग के सामने मैं कनक का सौदा करूंगा। माफिया डॉन है ना वो, पूरे माफिया वर्ल्ड में उसकी चलती है ना,
लेकिन अब मैं उसे मारकर माफिया वर्ल्ड का नया किंग बनूंगा। यह बोलकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं विक्रम का ऑर्डर सुनकर उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। शाम का समय, कनक अपने कमरे के बालकनी में खड़ी हुई थी। जैसे जैसे रात ढल रही थी वैसे वैसे उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी थी। उसे बार बार अरविंद की कही हुई बातें याद आ रही थी कि आज रात को वो उसके साथ सुहाग रात मनाएगा, जिसके लिए कनक बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पर अरविंद के गुस्से भरी बातें सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसकी नज़र फिर आसमान की तरफ जाती है। आसमान में पक्षियों का झुंड उड़ रहा था। उन पक्षियों के झुंड को देखकर कनक के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि काश वह भी एक पंछी होती तो अभी वह भी यहाँ से उड़कर चली जाती। पर वो जाएगी तो कहाँ जाएगी? अरविंद के अलावा इस दुनिया में उसका है ही कौन? यही सब बातें सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। अरविंद हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठता है। वहीं खनक भी हॉल में आकर अरविंद को देखने लगती है। अरविंद उसे एक नज़र देखता है और फिर जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही 4 आदमी गन लेकर घर के अंदर घुसते हैं। उनमें से एक आदमी अरविंद के सर पर गन तान देता है और 2 आदमी खनक के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। यह देखकर अरविंद और खनक दोनों डर जाते हैं। खनक घबराते बोलती है, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरविंद भी गुस्से में बोलता है, छोड़ो उसे। कौन हो तुम लोग? एक आदमी अरविंद की तरफ देखकर बोलता है, तुझे तो छोड़कर ही जा रहे हैं पर खनक को लेकर जाएंगे। अरविंद खनक की तरफ देखकर उन आदमियों से बोलता है, नहीं, मैं तुम लोगों को खनक को ले जाने नहीं दूंगा, छोड़ो मुझे। आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसे कैसे छोड़ दें किंग की गर्लफ्रेंड को? हमें ऑर्डर मिला है किंग की गर्लफ्रेंड को उठाने का, तुम हमें इसे ले जाने से नहीं रोक सकते, छोड़ो हमें। अरविंद उसके मुंह से किंग का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं खनक जब किंग का नाम सुनती है तो वह बुरी तरह हैरान हो जाती है। वह फिर उन आदमी से बोलती है, कौन है ये किंग? मैं किसी किंग को नहीं जानती और तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो, छोड़ दो मुझे। वह आदमी हंसते बोलते हैं, मिस खनक, किंग को हमारे बॉस ने बुलाया है, तुम खुद ही देख लेना। फिर किंग कौन है? वैसे तुम्हारा यह नकली पति एक नंबर का झूठा इंसान है और धोखेबाज भी है, इसकी सच्चाई तुम्हें पता नहीं है। उन आदमी की बात सुनकर अरविंद गुस्से में बोलता है, चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरविंद की बात सुनकर वह आदमी जिसने उसके सर पर गन रखा था वह उसके सर पर अपने गन के पिछले हिस्से से वार करता है, जिससे अरविंद अपना सर पकड़कर वहीं बेहोश हो जाता है। खनक ये देखकर जोर से अरविंद का नाम पुकारती है। वह लोग फिर खनक को जबरदस्ती घर के बाहर लाते हैं और कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने अड्डे पर बैठा हुआ था और किंग से बात कर रहा था। वह मुस्कुराते बोलता है, किंग, तुम आखिर मेरा पीछा करते हुए शिमला पहुंच ही गए। दूसरी तरफ से मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज़ आती है, हाँ, मैं शिमला आ गया हूँ विक्रम, और बहुत ही जल्द तुम मेरे पैरों में पड़े होगे। तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें खोज निकालूंगा और फिर तुम्हारी जान लेकर आऊँगा। विक्रम उसकी बात सुनकर हंसते बोलता है, किंग, तुम्हारा ये एटीट्यूड तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली कार भिजवाया है। अब अपने होटल के बाहर आओ और कार में बैठकर मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह बोलकर विक्रम कॉल काट देता है। शहर के दूर एक मैंशन बना हुआ था। एक कार मैंशन के बाहर आकर रुकती है। उनमें से कुछ लोग बाहर आते हैं और खनक को भी कार से बाहर निकालते हैं। खनक उस मैंशन को देखने लगती है। मैंशन के बाहर बहुत सारे लोग हाथ में गन लेकर खड़े हुए थे। खनक उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। जब खनक किंग के सामने आएगी तो क्या करेगा किंग? आखिर किंग खनक को देखकर क्या करेगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अगले भाग में। इसी तरह के नए कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।